गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, एसआईपी या लमसम। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होगा कि उन्हें हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक बार में ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए तो राइट टाइम क्या होगा इन्वेस्टिंग के लिए, एंड किन लोगों के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकें और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी सक्सेसफुल बन सके। तो गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो गाइस वेलकम बैक टू क्रिप्टो की, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस मान लीजिए कि आपके पास इस वक्त 1 लाख रुपए हैं और अगर आप इन 1 लाख रुपयों को एक साथ किसी इंडेक्स फंड में या किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसे लमसम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और अगर आपका मन कर रहा है कि आप हर महीने 5-5 हज़ार रुपये उस इंडेक्स फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो इसे एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। अब आप लोगों को दोनों चीज़ों में एक बेसिक डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा। तो ये देखने से पहले कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा है एंड किन लोगों को किस प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, हम कुछ छोटी सी चीज़ें देख लेते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम एसआईपी चूज़ करते हैं और अगर हम किसी महीने अपना सेट अमाउंट किसी रीज़न की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या हमारे ऊपर किसी तरह का कोई फ़ाइन लगेगा जैसे कि ईएमआई में लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि एसआईपी में आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फ़ाइन नहीं लगता है। गाइस एसआईपी में आपके इन्वेस्टमेंट का रिमोट आपके ही हाथों में होता है। आप जब चाहें तब इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि अगर हमने सिर्फ 10 महीने या 15 महीने ही इन्वेस्टिंग की और उसके बाद एसआईपी करना बंद कर दी तो क्या हमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस मिलेगा। सो गाइस तब भी अगर आप चाहें तो उसी टाइम या 20-30 साल बाद भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल सकते हैं, और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के। सो गाइस अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बेटर है, एसआईपी या लमसम। सो गाइस आइए इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक ऑफिस में दो दोस्त काम करते हैं, रमेश और सुरेश। रमेश की सैलरी है 30,000 रुपीज़ और रमेश हर महीने अपनी सैलरी का 20% यानी कि 6,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता है। जिस तरह स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब जो लोग नहीं जानते कि ये एनएवी क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जिस तरह आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय एक इंडिविजुअल स्टॉक का प्राइस देखते हैं, उसी तरह जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको पर्टिकुलर यूनिट्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड के, जिनकी वैल्यू को हम एनएवी कहते हैं, जो कि बेसिकली प्राइस ऑफ 1 यूनिट म्यूचुअल फंड होती है। तो रमेश अगले 20 सालों तक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टिंग करता है, फिर चाहे मार्केट अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड। तो ये तो हुई रमेश की इन्वेस्टिंग की बात। आइए अब सुरेश की इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। सुरेश की सैलरी रमेश की सैलरी से 20,000 ज़्यादा थी, यानी कि 50,000 रुपीज़। अब क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा पैसे सेव कर पाता था और उसे हर साल कुछ ना कुछ बोनस भी मिल जाता था। तो सुरेश हर 6 महीने या साल में 1 लाख रुपए के करीब इन्वेस्ट करता था और सुरेश ऐसा अपने रिटायरमेंट तक करता रहा। तो आइए 20 साल बाद दोनों की इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। सबसे पहले रमेश, जिसने हर महीने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 20 साल के बाद उसका इन्वेस्टेड अमाउंट था 14,40,000 रुपये और उसका टोटल रिटर्न था 68,73,115 रुपीज़, जो कि 13% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है क्योंकि ये रिटर्न आपको बिना किसी स्टॉक के ऊपर रिसर्च किए और बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के मिला है। और 20 साल बाद सुरेश का इन्वेस्टेड अमाउंट था 20 लाख रुपए और उसका रिटर्न था 65 लाख रुपीज़। अब आप लोगों को ये अमाउंट काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सुरेश के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसे सिर्फ 6.07% का ही रिटर्न मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुरेश ने जब जब इन्वेस्टिंग की तब तब मार्केट ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड से थोड़ा ज़्यादा था, जिस वजह से जहाँ उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था वहाँ उसे प्रॉफिट नहीं मिला। वहीं रमेश की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता, जैसे कि अगर किसी फंड का एवरेज एनएवी 100 होता और मार्केट के ओवर वैल्यूड होने की वजह से एनएवी 120 पहुंच जाता, तो उसे 6,000 रुपये के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली 50 यूनिट्स मिलते। और जब भी मार्केट अंडर वैल्यूड होता, यानी कि एनएवी 80 हो जाती, तब उसे 80 यूनिट्स मिलते। और इस तरह मार्केट के ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड होने से रमेश को कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं और उसे अच्छे रिटर्न्स भी मिले। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि एसआईपी इज़ बेटर देन लमसम? तो गाइस ऐसा भी नहीं है। अगर सुरेश उन मौक़ों पे इन्वेस्ट करता जब मार्केट अंडर वैल्यूड होता तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते, पर इसके लिए उसे मार्केट को टाइम करना पड़ता। लेकिन मार्केट को टाइम कर पाना कि किस टाइम पर मार्केट ऊपर है और किस टाइम पे मार्केट नीचे है, ये किसी के बस की बात नहीं है, नॉट इवन बिग इन्वेस्टर्स। सो गाइस दोनों ही मेथड्स के अपने अपने प्रॉफिट्स हैं। अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर है, और अगर आप लोग इन्वेस्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते या कम रिस्क में एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं
वो भी बिना किसी एफर्ट्स के, तो आपके लिए SIP बेटर है। सो गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप एक भी ऐसी यूज़फुल और अमेजिंग वीडियोस मिस ना करें। सो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड मीट यू अगेन। थैंक्स।